Ramesh Nagar and you are watching English and Commerce Pathshala. So, as per your request, I bring something new for you. आज का जो वीडियो है वो केवल और केवल समरी नहीं है, बट इसके अलावा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, देन ओनली यू कैन गेट सम न्यू थिंग्स. मैं भी जानता हूँ कि आप ने लेसन्स को अभी तक बहुत अच्छे से कर लिया होगा, सारी चीज़ें कर ली होगी, तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जिसके बारे में आपने इंग्लिश में सुना होगा या नहीं भी सुना होगा. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने ये चीज़ें नहीं सुनी होगी क्योंकि इतना डीपली और इतनी सारी चीज़ें नहीं बताई जाती है. लेसन नंबर 4, ड्रीम चिल्ड्रन ए रिवरी हैज़ बीन रिमूव्ड, ये डिडक्ट कर दिया गया है सो दैट यू नीड नॉट टू फोकस ऑन दैट, और आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. Our next lesson is lesson number 5 and the name of the poem is Our Casuarina Tree, which is written by Toru Dutt, जो कि एक इंग्लिश राइटर थी बट इंडियन थी, यानी कि इंडियन इंग्लिश राइटर थी और वो फ्रेंच राइटर भी थी. आप अगर उनकी डेथ और बर्थ के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो वो बहुत कम है, यानी कि बहुत यंग एज में जो है उनकी डेथ हो गई थी. तो जो पोयम है अवर कैजुरिना ट्री, एक्चुअली जो पोएटेस है उसके अपने हर ओन इम्प्रेशंस जो है वो रिकॉर्ड करती है इस पोयम में. सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट ओनली द पोयम बट ए पीस ऑफ शेयरिंग हर ओवन इम्प्रेशंस, अपने खुद के इम्प्रेशंस को शेयर उसने किया है. एंड द इम्प्रेशंस आर रिलेटेड टू द ट्री एंड हर ब्रदर एंड सिस्टर. हर ब्रदर नेम वॉज अब्जू एंड her sister name was Aru. When her brother was only in the age of 14 year, he died. जब वो 14 साल का था तभी उसकी डेथ हो गई थी. एंड नेक्स्ट उसके बाद जो है her sister Aru was dead. अरु उसकी सिस्टर जो है वो 1874 में उसकी डेथ हुई थी. Now in 1877 तोरू दत्त was also dead. तोरू दत्त जो है वो भी 1877 में उनकी डेथ हो गई थी. इससे पहले उनको कफिंग हुई थी, ठीक है, ब्लड से, मतलब कि कुछ ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से उनको खून की उल्टियाँ वगैरह, इस तरह से खांसी में खून आना, इस तरह की बीमारी के कारण जो है उनकी डेथ हो गई थी. बट आफ्टर द डेथ ऑफ अब्जू एंड अरु शी रोट दिस पोयम. उन्होंने इस पोयम को कंपोज किया, लिखा है. कुछ ऐसी खास चीज़ें हैं जो मैं आपको इस पोयम के बारे में बताने वाला हूँ. एज यू ऑब्जर्व दैट ईच स्टेंजा ऑफ द पोएम कंटेन्स 11 लाइन्स. हर एक स्टेंजा जो है उसमें 11 लाइनें हैं. एंड दे हैव अ राइमिंग स्कीम ऑफ ए बी बी ए, सी डी सी डी, ई ई ई. इट मीन्स कि फर्स्ट लाइन फोर्थ लाइन के साथ राइम करती है, सेकंड लाइन थर्ड लाइन के साथ राइम करती है, उसके बाद फिफ्थ लाइन सेवन्थ लाइन के साथ राइमिंग करती है, और जो सिक्स लाइन है वो एट्थ लाइन के साथ राइमिंग करती है. और लास्ट की जो 3 लाइन्स है उनकी राइमिंग स्कीम जो है बिल्कुल सेम है, यानी कि तीनों का एक ही राइमिंग स्कीम है. अब राइमिंग स्कीम क्या होता है कि जैसे आप पोएम को रीड करते हो, ठीक है, रीड करने पर जो क्लोजिंग वर्ड होता है, यानी कि लास्ट वर्ड जो होता है उस लाइन का, यानी कि सेंटेंस का, विच मस्ट हैव सिमिलर साउंड, जो कि उसका साउंड कैसा होना चाहिए, सिमिलर साउंड होना चाहिए. तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड का जो साउंड है वो फोर्थ लाइन के साउंड से बिल्कुल राइम करता है, यानी कि मैच करता है, सिमिलर साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है. दिस क्वालिटी और दिस फीचर ब्रिंग्स म्यूजिकल इफेक्ट इन द पोयम. ये म्यूजिकल इफेक्ट लेकर आता है पोयम में, ठीक है, जो कि आपको पढ़ने में अच्छी लगती है, जो कि आपको सुनने में अच्छी लगती है. नेक्स्ट थिंग कि अरु और अब्जू की जो डेथ है, ठीक है, वो डेथ हो गई उसके बाद. वाई द ट्री इज इम्पोर्टेंट फॉर द पोएटेस. पोएटेस के लिए वो ट्री क्यों इंपॉर्टेंस रहता है? बिकॉज अरु अब्जू एंड तोरू दत्त यूज टू प्ले अंडर द ब्रांचेस ऑफ दिस ह्यूज ट्री. इस बड़े से ट्री के नीचे जो है वो खेले हुए थे. एंड द ट्री इज एन ऑब्जेक्ट विच ब्रिंग्स द मेमोरीज ऑफ हर ब्रदर एंड सिस्टर टू हर. उसको उनकी यादें जो है वो लेकर आता है. एंड देयरफॉर द ट्री इज not only has an important role in the life of the poetess, but also associated with her life. उसकी लाइफ से वो एसोसिएटेड रहता है इन मेनी टर्म्स. लाइक उनका बचपन उसके नीचे बीता है, ठीक है, इसके बाद वो सारी मेमोरीज जो है वो सेव करके रखा है. वो ट्री को जब भी देखती है
she is able to see the images of her brother and sister. उसके brother और sister की images जो है उसमें वो देख सकती है. कुछ important questions है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे और question को पढ़ेंगे तो you will find that you can get the answers in this video. ठीक है, आंसर्स आपको मिल जाएंगे और आफ्टर लिसनिंग दिस वीडियो टिल द एंड यू विल बी एबल टू राइट इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पर्याप्त शब्दों में लिख पाएंगे बिकॉज यू विल गेट लॉट्स ऑफ वर्ड्स टू राइट. ठीक है, आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी. द थ्री प्लेड अंडर द ब्रांचेस ऑफ द ट्री इन देयर गार्डन. उनके गार्डन में वो जो है वो प्ले किए थे. सम फिगर ऑफ स्पीचेस हैज़ बीन यूज्ड बाय द पोएटेस. वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट इज सिमिली, SIMILE. सिमिली जो है वो यूज़ किया गया है. मेटाफोर, ये भी एक इसको हम अलंकार बोल सकते हैं, ये अलंकार है, उसको यूज़ किया है. पर्सनिफिकेशन मीन्स व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स आर कंसिडर्ड एज लिविंग थिंग्स, उसको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं, ह्यूमनाइजेशन करना कहते हैं. Then allusion is another feature which is used by the poetess. I will give you the example of each and everything. आपको मैं सबका बताऊंगा. In the first stanza she used like a huge python. इस तरह का सेंटेंस जो है वो यूज करती है. तो like word is used to compare the creeper with a huge python. जो creeper है, जो बेल लता है, उसको एक python से कंपेयर किया है. When things are compared, जब दो चीज़ें जो है वो कंपेयर की जाती है बिकॉज ऑफ सम सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, कुछ भी सिमिलरिटी की डिसिमिलरिटी नहीं सॉरी सिमिलरिटी की वजह से उनको आप कंपैरिजन करते हो विद द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक एज या लाइक जो वर्ड होता है उसका यूज करके जब जो दो चीज़ों को आप उनकी सिमिलरिटी को कंपैरिजन करते हो, दैट मीन्स कि ये फीचर या ये जो ट्रिक होती है ये कहलाती है सिमिली. ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं He looks like a lion. ठीक है, वो कैसा दिखता है? एक lion की तरह. तो like a lion. He smiles as me. ठीक है, वो मेरी तरह मुस्कुराता है. So here we are comparing two things on the basis of their similarity. तो like word का use उसने जो है वो starting में ही कर दिया है. ठीक है, like a huge python. यहाँ पर उसने simile use करी है. Few words are used which can be asked in your examination as the noun form, adverbial form or adjective form. So the first thing is gallantly. Gallantly is used for the actions, means it is an adverb. Gallantly एक adverb है जो कि use की गई है. ठीक है, and इसका जो इसका जो noun form होगा वो क्या होगा? gallant. ठीक है, gallant noun form भी होगा और gallant जो है वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव भी हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड उसने यूज किया है ज्ञांट. ज्ञांट मीन्स ब्रेव, बहादुर. एंड ज्ञांट इज यूज्ड सेपरेटली, मतलब कि इसको सेपरेटली केवल ज्ञांट को यूज किया. अगर ज्ञांट ट्री यूज करती तो ट्री नाउन हो जाता है और ज्ञांट जो है वो क्या हो जाता है? कि एडजेक्टिव हो जाता है. बट हियर ज्ञांट इज यूज्ड फॉर एट द प्लेस ऑफ ट्री, यानी कि जो ट्री वर्ड है उसकी जगह पर ज्ञांट वर्ड का यूज किया. इट मीन्स ज्ञांट बिकम ए नाउन, ये नाउन बन जाता है. ठीक है, ज्ञांटली मीन्स एक एडवर्ब बन जाता है और ज्ञांट ही जो है इसका वो एडजेक्टिव फॉर्म होगा. हियर शी यूज्ड पर्सनिफाई, मीन्स शी personifies the tree. The gyant wears scarf, means living things are wearing scarf and cloth like that thing, बट जो नॉन लिविंग थिंग है वो स्कार्फ नहीं पहनती है. एंड द स्कार्फ इज कंपेयर्ड, स्कार्फ इज एन इमेजिनरी थिंग. स्कार्फ जो है वो केवल एक इमेजिनरी थिंग है. ठीक है, यहाँ पर एक अल्यूशन होता है बिकॉज हियर द रियल नॉन रियल थिंग इज डिस्क्राइब्ड एज रियल थिंग, है ना. मतलब नॉन रियल थिंग को रियल थिंग करके बता दिया गया है. जैसे कि द क्रिम्सन क्लस्टर हंग्स इन द ब्रांचेस, ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. जो क्रिम्सन क्लस्टर्स है, जो फूल के गुच्छे हैं, लाल फूलों के गुच्छे, वो ऐसे लग रहे हैं मानो उसने ट्री ने क्या पहन रखा है? एक स्कार्फ पहन रखा है. तो हियर अगर आपका क्वेश्चन आता है कि इन व्हाट मैनर द पोएटेस पर्सनिफाइज द ट्री, तो पर्सनिफाइज जो है वो किस तरह से किया है, तो यू कैन यूज दिस सेंटेंस द ज्ञांट वियर स्कार्फ. हियर द ट्री इज कॉल्ड एज ज्ञांट एंड इट वियर्स स्कार्फ.
that means it is considered by the poetess as a living thing, एक living thing की तरह उसको यहाँ पर use किया है. In the second stanza, as she opened the casement or her window in the morning, at dawn means in the morning, what she saw, वो क्या देखती है? A grey baboon on the crest of the tree, and a pony of spring means a tiny small child of the animal. Animal का छोटा सा बच्चा जो है वो क्या करता है, प्ले करता रहता है ऑन द लोअर बक्स पे. एंड द कोकिलाज हेल मीन्स उनका जो मधुर गीत है. सो हियर यू हैव टू रिमेंबर सम 2 and 3 थिंग्स टू मेक योर आंसर कि जब वो ओपन करती है विंडो को तो वो क्या देखती है. ठीक है, द राइजिंग सन, वो सन राइजिंग जो ब्यूटीफुल टाइम होता है सनराइज का वो देखती है. एंड ग्रे बेबून हु वाज सिटिंग ऑन द क्रेस्ट और टॉप ऑफ द ट्री के टॉप पर बैठा है. ठीक है, ग्रे बेबून, ग्रे वर्ड यूज किया है बिकॉज इट वॉज सिटिंग एज ए डल मीन्स डल हुआ बैठा है, बिल्कुल बिना हिले डुले वो इस तरह से बैठा हुआ है. ठीक है, और पनी ऑफ स्प्रिंग ये वर्ड आपको याद रखना है. कोकिलाज हेल ये वर्ड आपको याद रखना है. ये चीज जो है वो आपको याद रखना है. एंड द सेकंड थिंग जो कि आपको याद रखना है वो है स्लीपी काउस वेंट टू देयर पॉइस्चर, उनके पॉइस्चर पर वो जाती है. दिस वॉज द मॉर्निंग सीन. Means you can see in the poem that the poetess not only described the single time of the day but she uses different times of the day. अलग अलग दिन के अलग अलग समय पर जो है पोएम का जो सीन है वो दिखाती है. ठीक है, here again an allusion is used by the poetess as she tells that the water tank, जो water tank रहता है was full of water lilies, जो water lilies है उससे पूरा भरा हुआ है. and it looks like, वो कैसा दिखता है, जैसे कि स्नो एम्ब्रेसेस ऑन इट, जैसे कि जो स्नो है, जो बर्फ है वो पूरी तरह से ढक गया है. क्योंकि वाटर लिलीज जो है वो फ्लावर्स जो है वो वाइट होते हैं और वाइट फ्लावर्स जिस तरह से उस वाटर टैंक के ऊपर फैले हुए हैं तो दे सीम्स कि वो कैसे लगते हैं एज द स्नो एम्ब्रेस द वाटर टैंक. जो स्नो है उसने क्या कर लिया है, पूरे वाटर टैंक को ढक लिया है. तो दिस इज the second stanza of the poem. In the third stanza, she tells us about the importance of the tree. Tree के importance के बारे में बताती है. In the beginning, in the above two stanzas, she just tells us about the qualities of the tree. Tree की qualities बताती है. But in third stanza, वो ये बताती है कि why this casuarina tree is important to me. मेरे लिए ये क्यों important है, ये बात वो करती है. ठीक है, so here she tells that this is the dear one for me because it reminds the memories of my brother and sister because we used to play beneath the tree. हम इस ट्री के नीचे खेले थे. The tree is also the tree has more importance, मतलब और ज़्यादा important वो तब बन जाता है because she feels that the tree, जो ट्री होता है, जो ट्री क्या करता है, shares हर सॉरो, वो उसका सॉरो को, उसके दुख को जो है वो क्या करता है, शेयर करता है. शी कैन हियर द डिर्ग लाइक मुरमुर. एक और वर्ड याद रखना है आपको, डिर्ग लाइक मुरमुर. इरी स्पीच, ये वर्ड भी याद रखना है. इरी स्पीच याद रखना है. डिर्ग लाइक मुरमुर आपको याद रखना है. इट मीन्स, डिर्ग लाइक मुरमुर मीन्स होता है अ मोर्नफुल स्पीच. और जैसे कि रसलिंग होती है ट्री के पत्तों से, ठीक है, जैसे कि पत्तों की रसलिंग होती है हवा में, जब पत्ते हिलते हैं उनसे जो आवाज़ आती है वो तोरू दत्त को लगती है कि ट्री जो है वो अपना लेमेंट वर्ड भी आपको याद रखना है, अपना लेमेंट जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है. डिग लाइक मुरमुर मीन्स टू एक्सप्रेस द लेमेंट फॉर बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ समवन हु इज़ डियर टू यू. जो कि आपको बहुत डियर होता है, उसके मर जाने के बाद जो शोक आप व्यक्त करते हैं उसको बोलते हैं हम डिग लाइक मुरमुर, यानी कि लेमेंट करना या सॉरोफुल करना. द मोर्नफुल, जो इरी स्पीच मीन्स ए सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग. एक मॉर्निंग सॉन्ग जो है उसको सुनाई देता है कि जो ट्री है वो उसके साथ शेयर कर रहा है. हियर वी कैन से दैट द ट्री कांट सिंग, वो गा नहीं सकता है, बट पोएटेस टेल्स अस और डिस्क्राइब्स अस दैट द ट्री is singing a morning song. It shows that here the tree is
सीम्स टू बी लाइव, वो ऐसा लगता है कि वो जिंदा है, ठीक है, मीन्स एक व्यक्ति की तरह वो जिंदा है। एंड एज अ ह्यूमन काइंड कैन सिंग, द ट्री कैन बी सिंग सिमिलरली, जो ट्री है वो भी उसी की तरह जो है वो क्या कर सकता है, गा सकता है। दिस इज द थर्ड स्टेंज विच शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्री टू the poetess. In the fourth stanza, she starts that known, unknown but well known to the faith of, to the eyes of faith. Eyes of faith means the inner vision. ठीक है, inner vision means whenever we have some faith on something, we can see the things from our inner vision, not through the outer vision means हमारी आंखों से नहीं, बल्कि हम अपने मन से उन चीज़ों को देख सकते हैं। why she use this sentence, ये sentence वो क्यों यूज करती है, इसका भी एक क्वेश्चन है। so she uses this sentence in her poem because she thought that, वो क्या सोचती है, वो ये सोचती थी कि वो ये सोचती है कि एक पेड़ का रोना, उसका मॉर्निंग सॉन्ग गाना, दिस इज इम्पॉसिबल थिंग, ये इम्पॉसिबल थिंग है एंड नो वन कैन ट्रस्ट ऑन दिस टाइप ऑफ आइडिया। इस तरह के आइडिया पर या इस तरह की बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता है। सो शी यूज टू टेल, वो ऐसा कहती है कि अगर आप ये चीज़ आपके लिए अननोन है, मीन्स आपको पता नहीं है कि पेड़ भी रोता है, पेड़ भी जो है मॉर्निंग सॉन्ग गाता है, उसको भी दुख होता है, ये चीज़ आपको पता नहीं है। बट वंस यू बिलीव, वंस यू फील, यू कैन सी फ्रॉम योर इनर विजन कि ट्री भी रोता है, वो भी किसी का दुख जो है वो मनाता है। तो यहाँ पर उसने वेल नोन, अननोन बट वेल नोन टू द फेथ ऑफ आइज इसीलिए यूज़ किया है, सो दैट शी कैन एक्सप्लेन अस कि अगर आप इनर विजन के बारे में सोचोगे, ठीक है, आपकी आंखों से आपको नहीं दिखेगा, बट इंटरनली जब आप अपने विजन के बारे में सोचोगे तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें पता चलेगी। This is the fourth stanza, and in the last stanza she used to blaze the tree with her verse, उसके वर्स जो उसके गीत है, उसकी जो कविता है, उससे वो उसको ब्लेस करना चाहती है, उसको आशीर्वाद देना चाहती है, सो दैट ट्री बी इमोर्टल, ठीक है, उसको इमोर्टल वो करना चाहती है, अमर करना वो चाहती है उस ट्री को, लाइक द यव ट्री और बोरोडिल। येव ट्री का यूज़ क्यों किया है या बोरोडिल के ट्री का यूज़ क्यों किया है? बिकॉज इन वन ऑफ his most famous poem, William Wordsworth made yew tree as immortal, ठीक है, उसने immortal जो है वो yew tree को बनाया था। विलियम वॉर्ड्सवर्थ का जो है ना एक पोयम में उन्होंने इस yew tree को यूज़ किया था और सेम थिंग उन्होंने यूज़ करी थी, इसलिए उसने भी यहाँ पर उसका एग्जाम्पल देके बोरोडिल या बोरोडिल हिल जो है वहाँ के जो पेड़ है, yew tree वहाँ पर होता है, ठीक है, तो वो एक एग्जाम्पल वहाँ से पुट करना चाहती है कि उसी की तरह जो कैजुलिना ट्री है वो भी जो है वो हमेशा फॉरएवर के लिए जो है वो क्या रहे, लाइव रहे, जिंदा रहे। हियर अगेन हम कह सकते हैं कि जो मेटाफोर है वो मैंने आपको बता दिया है, सिमिली मैंने आपको बता दिया है। नाउ सम अदर थिंग्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय द पोएटेस लाइक consonance and assonance. Let me give some example of consonance and assonance. Listen me carefully each and every word so that you can understand. Consonance, consonance के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल इसी पोएम में से लिए हैं, मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, सो दिस थिंग मेक्स अ दिस क्रिएट्स ए काइंड ऑफ म्यूजिकल थिंग, है ना, म्यूजिकल स्टेप जो है ये क्रिएट कर रहा है, राउंड एंड राउंड। तो आर आर का जो साउंड है वो 2 बार आ रहा है, मीन्स एक कंसोनेंट साउंड्स जो है वो रिपीटेशन में आ रहा है। लेट मी गिव यू वन अनदर एग्जांपल, बर्ड एंड बी, बर्ड एंड बी, बी बी जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स जो है वो 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एज आई ऑल्सो पोस्टेड ए सेंटेंस, ठीक है, एक जो पोस्ट मैंने किया था, एक सेंटेंस मैंने उसमें लिया था, द क्रिएटर हैज क्रिएटेड क्रिएटिव थिंग, ठीक है, द क्रिएटर हैज क्रिएटेड क्रिएटिव थिंग। हियर क्रिएटेड, क्रिएटर, क्रिएटिव, क्रिएटेड, ठीक है, इस तरह से सी से जो है वो आपका 3 वर्ड जो है वो एक रिदम में आ रहे हैं, दैट क्रिएट्स रिदम इन द पोयम। ये पोयम में रिदम जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता है कंसोनेंस, क्योंकि ये जो लेटर होता है, जो लेटर का साउंड होता है, कंसोनेंट का साउंड, ये किसी वर्ड के बिगिनिंग में भी हो सकता है, उसके एंड में भी हो सकता है और मिड में भी हो सकता है, यानी कि बीच में भी हो सकता है, ठीक है। अगला एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं।
स्वीट सॉन्ग, एस से आपको स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं एजुनेंस। एजुनेंस इज दैट फीचर विच क्रिएट्स वॉवल साउंड इन रिपीटेशन इन अ सिंगल लाइन ऑफ द पोएम। किसी भी पोएम की एक ही लाइन में जब रिपीटेशन में वॉवेल साउंड होता है तो उसको हम एजोनेंस बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। यूज करते हैं वाइड ओपन, थ्रो, ओपन, ठीक है। ओपन वर्ड आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं मेनी आईज, माई आईज डिलाइटेड, माई आईज, आई का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं ट्री बी एवर डियर, ट्री बी एवर डियर। सो आप यू कैन सी द ट्री बी एवर डियर। सो आपका एक रिदमिक साउंड जो है वो क्रिएट हो रहा है। सो दीज आर द थिंग्स विच इज यूज्ड in the poem, and two more important things are that the type of poem we can also consider, ठीक है। हम इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, so that you can get something new about English. The poem is an elegy as well as an ode, ठीक है। elegy क्या होती है और ode क्या होते हैं? ओके स्टूडेंट, एक शोक गीत होता है, एक मेरी सॉन्ग होता है, आपने सुना होगा इनका नाम। सिमिलरली दिस इज द कैटेगरी ऑफ पोयम एलेगी। एलेगी मीन्स ए स्वीट और वी कैन से म्यूजिकल कंपोजिशन। एक म्यूजिकल कंपोजिशन होती है, एक सॉफ्ट म्यूजिकल कंपोजिशन होती है जिसको हम एलेगी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्वीट और हम बोल सकते हैं कि एक रिदमिक वे में जो है वो पोयम लिखी गई है, तो हम इसको एलेगी भी कह सकते हैं। ओडे इज दैट थिंग और दैट काइंड ऑफ पोयम विच इज जनरली, जो ओडे होता है वो जनरली कंपोज होता है किसी वॉरियर के लिए, ठीक है, या किसी सोल्जर की डेथ के ऊपर उसकी बहादुरी के लिए जो है गाया जाता है। सो हियर वी कैन सी द ट्री इज कॉल्ड बाय द पोएटेस एज ए ज्ञान, और गैलेंटली वर्ड जो उसके लिए यूज किया है मीन्स द ट्री इज अ ब्रेव थिंग, है ना, मतलब ट्री को उसने ब्रेव बताया, बहादुर बताया है। एंड सेम टाइम द पोएटेस यूजेस द सॉरोफुल थिंग, सॉरोफुल इमोशंस ऑफ हर ओन सेल्फ फॉर हर ब्रदर एंड सिस्टर। उसके ब्रदर और सिस्टर के लिए जो सॉरोफुल चीज़ें हैं, उनकी डेथ हो गई है, उसके ऊपर ये पोयम वो लिख रही है। सो द पोयम हैज़ बोथ द फीचर्स, द फीचर ऑफ एन एलेगी एंड ओडे ऑल्सो। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको कुछ नई चीज़ें इस वीडियो में मिली होगी, एंड आई प्रॉमिस यू टू मेक द इंग्लिश इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल, ठीक है। आपको इंग्लिश में इंटरेस्टिंग वे में जो है वो डेफिनेटली, दिस इज माई फर्स्ट वीडियो टू एक्सप्रेस यू द थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर। कुछ अलग मैनर में मैं आपको जो है वो शेयर करने की मैंने कोशिश करी है। व्हाट एवर आई हैव, ठीक है, जो भी मैंने अर्न किया है, जो भी मैंने जो चीज़ें सीखी है, आई जस्ट वांट टू कन्वे यू द सेम थिंग और पासिस द सेम थिंग्स टू यू। मैं उन चीज़ों को पास बिल्कुल करना चाहूँगा सो दैट यू कैन ऑल्सो ग्रो अप, क्योंकि मैंने सुना है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। उसको रख लूँगा तो इधर वो सड़ जाएगा और कोई यूज़फुल नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो जो होगा, आई एम श्योरली कैन से यू कि आपको और इंटरेस्टिंग मिलेगा। नेक्स्ट जो भी लेसन है आपका, ठीक है, 6th लेसन रिमूव हो चुका है, 7th वाला है, ठीक है। तो जो भी मिलेगा आपको बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी अच्छी चीज़ें और नई नई चीज़ें मैं आपको लेकर आऊँगा, सो दैट यू विल बी एबल टू राइट मैनी वर्ड्स और लॉट्स ऑफ वर्ड्स और इम्प्रेसिव वर्ड्स इन योर आंसर्स, ठीक है, आपके आंसर में। और फ्यूचर में भी जो भी आप लिखना चाहें उसको आप अच्छे से, इवन आप दूसरों से बात करना चाहें तो उसके लिए आपके पास समझ होगी, उसके लिए आपके पास नए वर्ड्स होंगे, that you can that will be help in your conversation and in your writing also. So students, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।